नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज अगर कोई एक मुद्दा है जो पूरे देश में छाया हुआ है तो वो है भ्रष्टाचार, और उसे हटाने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि लोकपाल बिल का लाया जाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर, जो कि सर्वव्यापित दिखाई दे रहा है, आज कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकेगी। और इसी पर आज हम एक महाबहस आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जहां पूरी की पूरी अन्ना हजारे की टीम मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और करीब 200 से 250 लोग जो यहां पर इस भाषण को सुनेंगे भी, बातचीत को सुनेंगे भी और अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्ना जी से। अन्ना जी, आज आपने ललकार दी है कि 16 अगस्त को एक बार फिर आप अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या आपका पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका है सरकार से लोकपाल बिल को लेकर? कल की मीटिंग से तो हमें यह महसूस हो रहा है कि जब सरकार ने यह तय किया था, जंतर मंतर पर हमारा अनशन हुआ था, पूरी देश की जनता खड़ी हो गई और सरकार ने उस टाइम पर यह तय किया था कि 5 लोग सरकार के और 5 लोग सिविल सोसाइटी के ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे, और ज्वाइंट कमेटी से हम लोग एक अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे। और आज 7 मीटिंगें हो गई, 16 अप्रैल से लेकर कल तक 7 मीटिंग हो गई। मीटिंग में सब ये चर्चा चलते रही और कल सरकार अचानक से मुकर गई कि ये ड्राफ्ट हम नहीं लाएंगे, आपका ड्राफ्ट अलग, हमारा ड्राफ्ट अलग, दोनों ड्राफ्ट। क्या किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है सरकार और आपके बीच में? किसी भी मुद्दे पर क्या कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है आपके और सरकार? मानने के लिए तैयार नहीं है तो पलट गई। राशिद जी, आखिरकार ये क्या हो रहा है? कांग्रेस के तमाम नेता अन्ना हजारे और उनकी टीम के खिलाफ एक के बाद एक आग उगलते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तानाशाह है, कोई कहता है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आज खुद अन्ना हजारे आपके सामने। देखिए, एक तो मैं ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं हूं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जहां तक अन्ना जी की बात है, हम बहुत इज्जत करते हैं अन्ना जी की। सरकार आउट ऑफ वे जाके कमेटी बनाती है कि आप अपने मशवरे दीजिए, मशवरे पे बहस कीजिए, वो पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। इख्तियार पार्लियामेंट को है, किसी कमेटी को नहीं है। आपके उनके इख्तलाफात हैं आपके अंदर और जो ऑफिशियल कमेटी के मेंबर्स हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो बात आप कहेंगे वो मान ही ली जाएगी। अब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री लोकपाल के तहत आनी चाहिए। राशिद जी, एक बुनियादी सवाल यहां पर है, जब आप सलाह मशवरा करने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं तो कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए। बातचीत हो उससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत है। बातचीत हुई है, ये सब लोग कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कमेटी का एक मेंबर जो कुछ बोलेगा बाकी सब लोग कहें कि हाँ ये ठीक है। अरविंद जी, इसीलिए होती है कि कंसेंसस बनाया जाए। कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूं, तभी कंसेंसस बनेगा। अगर आप जिद करेंगे नहीं यही बात माननी पड़ेगी, कंसेंसस कभी नहीं होगा। देखिए, हमारा मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। हमारा मकसद है कि एक ऐसा कानून आए जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल जाने के, उसकी संपत्ति जब्त करने के और उसके नौकरी से डिसमिस होने के वाकई कोई रियलिटी बने। अब आप ये कहते हैं कमेटी के अंदर कि जो जिस किस्म का लोकपाल वो देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में नहीं आएंगे। अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एमपीज अगर पैसे लेके अगर अंदर संसद के वोटिंग डालें तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी में जजेस अगर पैसा लेके अगर कोई ऑर्डर करें तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे के ऑफिसर्स अगर वो करें तो उसकी जांच नहीं होनी। तो ले दे के जो लोकपाल बनता है वो लोकपाल 2-2.5 हजार ऑफिसर्स के ऊपर एक निगरानी करने का बस वो बनता है। ये मेरे हिसाब से ये लोकपाल नहीं है, ये जोकपाल बन जाता है। देखिए, एक बहुत बहुत अदब के साथ एक बात कहूंगा मैं आपसे। देश का प्रधानमंत्री 122 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। पार्लियामेंट के मेंबर हर साल चुन के जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13-14 लाख वोट पड़ते हैं, तब एक एमपी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे चुने जाते हैं, विधायक कैसे? प्रधानमंत्री को आप एक लोक आयोग के तहत कर देंगे? क्या आप देश के प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? नकवी जी, देश की डेमोक्रेसी शांति रखिए आप जी।
मैं सबसे पहले सुनिए सुनिए, आप सबों से गुजारिश है प्लीज जरा चुप है जी। सबसे पहले मैं अरे सुनिए, आप सबों से गुजारिश है कृपा करके जरा चुप रहे जी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चुप रहेंगे तो बहस हो पाएगी। आप सबसे गुजारिश है कि चुप रहिए तभी बहस हो पाएगी। हमें उनके भी व्यूज सुनने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज वो हमारे बीच में आए हैं, हमें उनके भी व्यूज सुनने चाहिए। प्लीज जी। सबसे पहले मैं अन्ना हजारे जी और उनकी पूरी टीम और उनके साथ जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं कि इन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो जागरूकता का माहौल पैदा किया, निश्चित तौर से वो काम सलाम करने योग्य है। चलिए मान लिया कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपकी क्या राय है? लेकिन मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि अन्ना हजारे जी जैसे सज्जन व्यक्ति और उनकी पूरी टीम, शांति भूषण जी जिनको इंदिरा गांधी जी जैसी शक्तिशाली लीडर भी खरीद नहीं पाई जी, तो वो कैसे इन्होंने सोचा कि जो सरकार संसद के अंदर भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं कर सकती, जो सरकार संसद के अंदर, आपकी पार्टी का पोजीशन क्या है? क्या आप लोकपाल को उसी तरीके से लेना चाहते हैं जैसे अन्ना हजारे की टीम रखना चाहती है, या आप सरकार के साथ हैं? मैं पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। जो सरकार महंगाई पर जो है वो बहस के बजाय वोटिंग कराती है और कहती है देश के लोगों का जनादेश है, हम मुद्दे से भटक रहे तो इसलिए मुद्दा वही है। चूंकि हमें चर्चा बहुत जल्द करनी है, इसलिए ये बताइए कि क्या आपको लोकपाल बिल का वो स्वरूप पसंद है जो अन्ना हजारे की टीम दे रही है, या आप सरकार के साथ? मैं एक ही बात कहूंगा कि जो वायदा इससे किया गया सरकार ने, वायदा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया अन्ना, ये सीधा साधा। तो अन्ना हजारे जी शरीफ व्यक्ति, आप अभी मुद्दे का जवाब नहीं दे रहे। हम लोकपाल बिल का आपको पसंद, हम लोकपाल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। लक्ष्मी जी, आपको वो स्वरूप पसंद है जो अन्ना हजारे की टीम दे रही है, या आप उस स्वरूप के साथ खड़े हैं जो अभी फिलहाल सरकार दे रही है? हम वो स्वरूप के पसंद है जो देश के लोग जिसे स्वीकार करेंगे। आपका कौन सा स्वरूप हम ये जानना चाहते हैं, सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए, यहाँ पे आप सवाल जवाब सीधे पूछने आए हैं क्या? नहीं, तो आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। हम चलिए, नहीं, ये बताइए, आप तय करेंगे इसको? नहीं, आप हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। स्टूडियो में कानून बनाएंगे आप? कोई बात नहीं, स्टूडियो में नहीं बनाएंगे ना। नकवी जी, हम इससे सहमत हैं कि जो बात ये कह रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में कानून नहीं बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। चलिए, पार्लियामेंट में यही हम आपसे सुनना चाहते थे, पार्लियामेंट में बनेगा। चलिए, तो आपके साथ एक और शख्स जुड़ जाते हैं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून पार्लियामेंट में ही बनेगा और उसका स्वरूप भी पार्लियामेंट बनेगा, ये आप भी मानते हैं, लेकिन ये आपके स्वरूप से सहमत है या नहीं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप है। विनोद जी, आप बताओ। हम चाहते हैं जो बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने पूरे देश में एक अच्छी, लेकिन आप अपनी राय स्पष्ट नहीं रख रहे हैं नकवी जी। स्पष्ट हम पार्लियामेंट में रखेंगे। अच्छा, चलिए, अभी नहीं रखेंगे आप जी। नीरजा जी, आप बोले। कोई बात नहीं, तो होता ही है, डिबेट में ये सब होता ही है। मुझे इस तर्क से आपत्ति है, क्योंकि आप कह रहे हैं एक बार हमें चुन लिया, उसके बाद आप मुंह बंद रखेंगे, उसके बाद आप कोई सुझाव नहीं देंगे, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे क्राइम हो, चाहे एम्बेजलमेंट हो, चाहे रेप हो, आप लोग चुप रहिए क्योंकि हमें इलेक्ट कर दिया। ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे तर्क से भी जो आपने कहा कि या आप अन्ना की बिल के साथ हैं या आप सरकार के साथ हैं, ये जरूरी नहीं है। हम मैं जहां तक हमारा वो है, लोकपाल बिल हम चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके तहत आए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसके साथ सेफ गार्ड्स होने चाहिए जो कि इस बिल में नहीं है। बिल्कुल, एक सुपर गवर्नमेंट लोकपाल नहीं बन सकता है, तो इसमें बहुत वार्तालाप की जरूरत है। एक बहुत इनोवेटिव कदम सरकार ने कि सिविल सोसाइटी और सरकार के मंत्री मिलके कुछ रास्ता निकाले, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि इस स्टेज पे ये वार्तालाप टूट जाए। तो कहीं ना कहीं इसको जी, नीरजा जी, आपने बहुत अहम मसला उठाया, हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जो अहम मसला नीरजा जी ने उठाया है वो हम इस ब्रेक के बाद उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री और संसद के ऊपर हो जाएगा, क्या लोकपाल सर्वोपरि हो जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं
जो कि कहीं ना कहीं हर किसी से, हर इंस्टीट्यूशन से ऊपर बनता जा रहा है। क्या लोकपाल दरअसल प्रधानमंत्री और संसद इन तमाम चीजों से ऊपर बैठ जाएगा? और क्या उसके लिए हम सही में कोई प्रावधान बना रहे हैं, रोक टोक की कोई बात होगी या नहीं होगी? प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकपाल बिल को लेकर जो बातें चल रही आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 10 लोग दरअसल ये तय करेंगे कि देश को कैसे चलाना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल एक गलत फहमी है लोकपाल के बारे में। लोकपाल के पास कोई और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी सिवाय भ्रष्टाचार की जांच करने की और जिनको भ्रष्ट पाए उनका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चलाने की। कोर्ट की भी पावर उनके पास नहीं होगी। वो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो कि जुडिशरी के तहत होगा, वही तय करेगा कि वो आदमी सचमुच बेईमान है कि नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई अगर लोकपाल के लोग भ्रष्ट हो जाएं तब क्या होगा। अब उसके लिए इसमें कई प्रावधान हैं इस बिल में। पहली बात तो जो लोकपाल के 11 मेंबर हैं उनकी कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये इन्होंने कोई बेईमानी करी है, कोई मिसकॉन्डक्ट किया है, तो उनको हटा सकते हैं। जो लोकपाल के नीचे की मशीनरी है उनकी कंप्लेंट इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाएंगी हर स्टेट में, उनके पास जाएगी, वो लोग देखेंगे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, लोकपाल से भी इंडिपेंडेंट होंगे, सरकार से भी, वो जो लोकपाल कंप्लेंट्स अथॉरिटी होंगी। उसके अलावा इनका सीएजी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट करेगा पूरे लोकपाल मशीनरी का। उसके अलावा इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जिससे पूरी पारदर्शिता हो। उसके अलावा हर लोकपाल के आदेश के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसलिए यह सोच लेना कि भाई लोकपाल जो है तानाशाह बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं गिरजा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक ये गलत भ्रांति पूरे देश में पैदा हो रही है कि एक सुपर पावर या सबके ऊपर बैठ जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, प्राइम मिनिस्टर की भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है, और वो एमपीज की भी करता है, मिनिस्टर्स की भी करता है और सेक्रेटरीज की भी करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुपर पावर नहीं बन गया, वो केवल इन सब लोगों की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर का हिस्सा, उन सबकी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा लोकपाल के अंदर, वो केवल और केवल अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आएगी उसकी केवल जांच करेगा और जांच करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। एक छोटा प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न मेरा है। एक मिनट अरुण जी, इसमें एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री या उन सरी के तमाम ऐसे नेता जब भी कोई फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हिचकिचाहट होगी। हर बार हर फैसले से पहले एक हिचकिचाहट की बात कही जा रही है। कम से कम प्रधानमंत्री का कार्यालय तो ऐसा ही मानता है। मैं आपको ये इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक रह गया। दो, जब सुपर पावर की बात होती है तो दो चीजें, एक जुरिस्डिक्शन होती है, एक पावर होती है। जुरिस्डिक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस लिए सबकी जुरिस्डिक्शन देने। पावर की जहां तक सवाल है कि इसको बहुत पावरफुल बना दिया है, इस पूरे बिल में एक भी ऐसी पावर नहीं है जो कि आज सीबीआई के पास नहीं है। तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट जांच एजेंसी बना रहे हैं तो सीबीआई की पावर तो उसको देनी पड़ेगी। जो आपने मुद्दा उठाया, एक ये गलत फहमी फैल रही है कि आज प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं है। आज प्रधानमंत्री प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो जांच के दायरे में ऑलरेडी हैं। सीबीआई उसकी जांच कर सकती है। सीबीआई प्रधानमंत्री के ही अंडर में आती है। हम केवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई की बजाय इसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। और जहां तक आपने कहा कि कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट अगर आएगी तो लोकपाल के 7 मेंबर बेंच बैठ के पहले यह तय करेगा इस कंप्लेंट के अंदर अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है तो कंप्लेनेंट के ऊपर दंड लगाया जाएगा। ऐसे फ्रिवलस कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल अगर कंप्लेंट के अंदर दम है तभी उस कंप्लेंट की जांच होगी। राशिद जी, मेरे बात सुनिए। एक तो आपने मेरी बात कह दी, देश के अंदर कानून की कोई कमी नहीं है। नरसिम्हा राव जी पे मुकदमा चला कि नहीं चला? जुडिशरी के अंदर चला। देश के प्रधानमंत्री थे, जुडिशरी के ऊपर फैसला है, जो चाहे करे। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर है, उन पे मुकदमा चल रहा है। तो आप कानून को बढ़ाना चाहते हैं। और एक बात केजरीवाल जी, एक बात आपसे पूछता हूं, चलिए ये 10 मेंबर्स की जो कमेटी बनी है इसमें एक ड्राफ्ट बना दिया, आपकी यूनानिमिटी हो गई और पार्लियामेंट ने इसे पास ना किया, तब आप क्या करेंगे? फैसला तो पार्लियामेंट करेगी। अब हम सब फैसला तो पार्लियामेंट करेगी। ये जो बात कह रहे हैं उसमें जोड़ रहा हूं मैं, ये जो बात कह रहे हैं उसमें एक इसमें बस ऐड कर देता हूं, हम कानून की विसंगतियों को केवल दूर कर रहे हैं।
आज प्रधानमंत्री केवल उसी एजेंसी के से इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं जो उन्हीं के अंडर में आती है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट, तो हम केवल कानून की विसंगतियों को दूर कर रहे हैं, कुछ नहीं। जिस देश के अंदर एक आदमी ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो देश का प्रधानमंत्री बन सके, उसके ऊपर आप कमेटी बनाएं, उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है। हैदराबाद आखिरी होना चाहिए जिसका पूरे देश में एहतराम कर जिसका होता है। आप एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर सकते। जी जी बताएं। उसके ऊपर लोकपाल बिठाया जाए। जो इशू है एक्सेप्ट या रिजेक्ट का इशू नहीं है, जो महत्वपूर्ण इशू है, जो बात पूरी तरह से केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, राशिद साहब भी कह रहे हैं, यहां पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने का मुद्दा नहीं है। आज हम मसौदे पे चर्चा कर रहे हैं, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कानून पर चर्चा कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने का अधिकार कैबिनेट को नहीं है, वो पार्लियामेंट को है। कैबिनेट जब इस स्तर पर, जिस स्तर पर की शुरुआती दौर में चर्चा में अड़ंगे लगा रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, जब इनका अभी यह हाल है इस सरकार का कि अभी मसौदे के समय इस सरकार की नीयत यह है। तो हम संसद की बात छोड़िए, संसद में तो संसद में चर्चा होगी, लेकिन सरकार अगर मसौदे में ही अड़ंगा लगा रही है और इनकी बातों कर रही हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, सरकार कौन होती है? पार्लियामेंट तय करेगी। आप जो मसौदा आपका है, सिविल सोसाइटी का है, अन्ना हजारे जी का है, और जो मसौदा सरकार का, यानी कि अगर आपके नकवी साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार होती तो सिविल सोसाइटी चाहे जो भी मसौदा लेकर आती आप उसे कैबिनेट हम बिल्कुल आंख बंद करके संसद के सामने ले जाते हैं। चलिए अन्ना जी, ये जो तमाम बातें हैं, क्या सबसे पहला सवाल ये कि नकवी साहब के इस दलील पर आप एतबार करते हैं कि अगर एनडीए सरकार होती तो वैसा ही होता जो ये कह रहे हैं? ये मुझे पता नहीं एनडीए सरकार होती तो क्या करती, लेकिन एक बात को तो मानना पड़ेगा जी, आज करप्शन को ब्रेक लगाने वाली संस्था क्या नहीं है? क्या सीबीआई है, विजिलेंस कमेटी है, सब है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में है। और इसलिए मुझे बताइए, आजादी के 63 साल में कोई मिनिस्टर जेल में गया? अभी 2 मिनिस्टर छोड़कर। क्यों? गवर्नमेंट के अंडर में है। चुप बैठो ना तो कान काटेगा, इसके कारण एक्शन नहीं हो रहा। तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंडर जो है उसको निकालकर लोकपाल के अंडर लाइए। क्या आपको दिक्कत है? करप्शन को मिटाना है ना, क्यों डरते हैं आप लोग? देखिए अन्ना जी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। मैं जाती तौर पे आपको ज्यादा मेरी वाकफियत आपके बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि देश के जो ये इंस्टीट्यूशन है, आप मंत्री को जेल भेजना क्यों चाहते? जो करप्ट होगा उसे भेजिए ना। आप ये क्यों कहते हैं कि मंत्री जेल जाना चाहिए? जो करप्शन करे उसे जेल भेजिए। जी एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब 50,000 करोड़ का घोटाला होता है। बहस एक अहम मुद्दे पर आकर यहां खड़ी हो गई है। क्या अन्ना हजारे को एक लचीला रवैया इख्तियार करना चाहिए? क्या 16 अगस्त की उनकी डेडलाइन लचीला होना चाहिए? अन्ना जी क्या कहेंगे इस पे? 16 अगस्त को वो कह रहे हैं कि 16 अगस्त तक आप अगर सरकार कुछ काम करती हुई नजर आई तो आप इसको पोस्टपोन करेंगे कि 16 पे अड़ जाएंगे? जिस प्रकार का लोकपाल बिल हम सब मिलकर लाना चाहते हैं, अगर सरकार करती है तो अनशन करने की जरूरत क्या है? समाज के प्रश्न है और सरकार ने छुड़ाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार मान लीजिए बीच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करती, 30 तारीख तक की डेडलाइन है, 30 तारीख तक की डेडलाइन है जब तक कि आपकी ड्राफ्ट तैयार होनी थी, अगर उस बीच में सरकार का मत जरा बदलता है तो आप अपना रुख नरम करेंगे? हम 15 तारीख तक सरकार से बताया है, 15 तारीख तक अगर ये बिल नहीं लाया तो 16 तारीख को जंतर मंतर पर अनशन होगा। सरकार आज ये सरकार सोच रही है रामदेव बाबा का आंदोलन लाठी चार्ज करके हम तोड़ दिया, ऐसे अन्ना हजारे का भी तोड़ देंगे। अरे लाठी क्या, गोली खाने की तैयारी हमारी। शशिभूषण जी, आपको हम इस चर्चा में शामिल करें। ये बताएं कि ये जो 16 तारीख की डेडलाइन है, ये वास्तविकता के धरातल पर कितनी टिकती है? देखिए, पहले तो लोकतंत्र क्या है इसको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार की सोच में ये बहुत बड़ी गलती है कि वो सोचते हैं एक दफा चुनाव जीत के हम आ गए
तो अब जनता का कोई मतलब नहीं। देखिए, वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। हर चुना हुआ MP MLA प्रतिनिधि है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। उसका धर्म है कि वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर अहम मुद्दे पर उनकी राय जाने, उस राय को संसद में व्यक्त करे। इस तरह से सारे देश की राय संसद में पहुंचेगी और संसद को उस राय के हिसाब से बनाना पड़ेगा कानून, न कि उस राय से कि कुछ कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं। एक दूसरा ये कहा गया प्रधानमंत्री के बारे में, 1975 में भी एक संसद में एक संविधान संशोधन, 39वां संशोधन इसी मंशा से लाया गया था। कहा गया था अगर किसी प्रधानमंत्री का चुनाव एक हाईकोर्ट जज निरस्त कर देगा, देश में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए किसी हाईकोर्ट जज को उनका चुनाव रद्द करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संशोधन संविधान का लाए। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस वर्डिक्ट से उस संविधान को रद्द कर दिया, नहीं माना। एक बात और अभी 11 मई को एक संसदीय समिति जिसकी चेयरमैन जयंती नटराजन कांग्रेस और दोनों सदनों के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें थे, उसने 11 मई को एक रिपोर्ट बनाई है जिसको विजिल ब्लोअर्स बिल पॉपुलर उसमें कहते हैं जी। और उसमें उन्होंने कहा है 9 जून को राज्यसभा के चेयरमैन को दी गई है कि उसमें पूरी कैबिनेट को होना चाहिए, सारे जजों की बात बिल्कुल वजह है। शशि जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूं शांति भूषण जी कि ये जो प्रावधान लाए जा रहे हैं दे वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और नो none of them they don't require no if you have none of them 105(2) का वो कहते हैं कि अगर MPs कोई वोट लेके वहां रिश्वत लेके वोट देता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जी, मेरा सवाल उससे जरा सा अलग है। हम लोग दरअसल यहाँ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को विश्वास है कि 16 तारीख तक सरकार वाकई में बिल लेके आ सकती है? हो सकता है। ये जो डेडलाइन आपने दिया है, देखिए कितनी सही है, हो सकता है अगर सरकार को कि अभी तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों बिल कितने पब्लिक प्रेशर के बाद आप ये प्रधानमंत्री तक कहिए कि जो भ्रष्टाचार करे वो जेल में जाए, चाहे वो मंत्री हो और चाहे संतरी हो। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। आज लेकिन आपके अंदर आपसे मैं कहूंगा हाथ जोड़ कमेंट ब्रेक ले लें। देश की आजादी बहुत मुश्किल से हासिल हुई है। राजीव जी आप ये इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रहा। देखिए ऐसा है जी, प्लीज जी, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो चर्चा हुई है उससे कोई उपाय नहीं निकल रहा। ये दोनों तरफ की जो बात है तर्क में थोड़ा थोड़ा वजन है। अन्ना जी कहते हैं कि अगर सरकार इलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जनता का इंटरवेंशन को आप रोक नहीं सकते। ठीक बात कहते हैं। ये बात लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं किया करती, और उनकी फिलॉसफी थी कंसिस्टेंट एजिटेशन। सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्ना जी मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, वो भी इलेक्टेड थी, और वहां फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए लोग आए थे, वहां नियुक्त हो सकते थे, लेकिन वो नियुक्त नहीं हुए और 3 बरस काम किया अन्ना जी उन्होंने। और जो आज के दिन आप प्रावधानों की बात कर रहे हैं उसमें 2 वकील यहां बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम जल्दबाजी में, देखिए अन्ना जी, आप 15 तारीख का आपने एक डेट निर्धारित की है, लेकिन आप उस पर बिल्कुल उसको आप फ्लेक्सिबल इसलिए रखें ताकि अगर आपको ये लगे कि बात बन रही है और इसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं तो आप उसको रोकें। देखिए अन्ना जी, देखिए आप कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और बात करते हैं दरअसल कि क्या हम इस पूरे आंदोलन को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं। क्या अन्ना हजारे का यह कहना कि 16 अगस्त के बाद वो एक बार फिर अनशन पर बैठ रहे हैं, क्या सरकार के ऊपर धमकी है या फिर सरकार उसके बाद कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी? एक छोटा ब्रेक बने। कैबिनेट को यह अगर लगा कि सारे देश की जनता इस तरह का बिल चाहती है जो अन्ना ने प्रोड्यूस किया है, उनको झुकना पड़ेगा उस जनता की आवाज के नीचे, उनको वो साथ। चलिए राशिद जी, एक छोटा सा जवाब इससे पहले कि हम जनता के साथ सवाल लें, एक छोटा सा जवाब।
किसका सवाल क्या? सवाल यही है कि दो ड्राफ्ट लेकर जा रहे हैं कैबिनेट में, लेकिन इनका मानना है कि जो जनता की आवाज है उसको आप नहीं दबा सकते। नहीं तो मैं भी कब कह रहा हूं, जनता की आवाज दबनी भी नहीं चाहिए इस देश लेकिन के अंदर। 16 तारीख की डेडलाइन होगा, 16 तारीख की डेडलाइन आपको लगता है कि प्रजातंत्र के अंदर फैसला वही होता है जो जनता चाहती है, और फैसला वही होगा जो जनता चाहेगी। सरकार 16 तारीख की इस डेडलाइन के साथ जो अन्ना हजारे सरकार का वादा है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि कानून पास होगा। लेकिन बहुत अदब से शांति भूषण जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं जी। आप देश के लॉ मिनिस्टर रहे, लोक आयुक्त उस वक्त क्यों नहीं बना, ये लोकपाल बिल उस वक्त आप देखिए पेश तो उस वक्त लेके आते हैं, पेश उस वक्त भी हुआ था। पेश उस वक्त भी हुआ था। हाँ, अगर हमारी लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी, राज्यसभा में तो हमारी 1/3 भी नहीं थे, 1/3 भी नहीं थे, इसलिए नहीं पास हो पाया। देखा, और 42 साल से चर्चा चल रही है, कितने दिन तक ये चर्चा चलेगी? सारे पहलुओं पे 20 दफा गौर हो चुका है। शांति भूषण जी, आपने कहा ना, मुखर्जी आपने कहा ना संसदीय समिति के 2001 में, उसमें भी प्रधानमंत्री को रखा गया था। बिल्कुल ठीक। और आज वो कमिटी में कहते हैं प्रधानमंत्री को इसमें कैसे रखे, देश में अस्थिरता हो जाएगी। भूषण जी, आपने कहा कि उस वक्त राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, मजबूरी थी ना, कितना अरसा हो गया है। अरे भाई ये तर्क क्या है कि वो नहीं तब नहीं हो पाई क्या? आज अगर राज्यसभा के अंदर राशि जी आपने अपनी बात कह दी, कांग्रेस पार्टी की भी नहीं किया, सत्ता में कांग्रेस देश की जनता कांग्रेस पार्टी की भी राज्यसभा में मेजॉरिटी। देखिए एक वादा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर जांच करा रहा है, ऑपोजिशन पार्टी अन्ना जी अभी तक देखिए, ऑपोजिशन पार्टी देखिए, पार्लियामेंट में विभिन्न प्रकार के दल हैं, आप जानते हैं, और ये कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, इनका पता ठिकाना नहीं रहता, कभी भी दिवंगत हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक अनुरोध ये करना चाहता हूं कि आप लोग तत्परता से जब ये बिल बन के आप अपना बिल लेके जाइए, अगर आपका तो रेडी है, और ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि इनका रवैया क्या है। तो अभी क्या हो रहा है, ये ईमानदारी की बात है, और नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, और ये इनकी पार्टी की अगर पॉलिसी अभी तक तय नहीं हुई तो यहाँ क्या बोले, मैं बताता हूं। लेकिन उनका क्या रवैया है, क्योंकि उनका भी वोट काउंट करेगा ना। पैसेज ऑफ द बिल डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। बिल्कुल, इट डज नॉट। बात रख दी एक बहुत देर से इन्होंने जो कहा विनोद भाई ने, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। विनोद भाई ने जो कहा कि अन्ना जी या सरकार, ना अन्ना जी ने जो आंदोलन शुरू किया हमसे पूछ के शुरू किया, ना हमारा समर्थन मांग के शुरू किया, नंबर 1। न सरकार ने लोकपाल बिल पे जो कमेटी बनाई हमसे पूछ के बनाई, और ना हमसे हमारा कोई सुझाव दिया। आप संसद में जवाब देंगे। हम बिना मांगे जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि जो मुद्दा है अन्ना हजारे जी ने उठाया है, हम उसके मुद्दे के साथ पूरी शक्ति के साथ है, लेकिन मुद्दे को हम सलाम करते हैं और समर्थन करते हैं। लेकिन जो उसके प्रावधान है उस पर आप संसद में टिप्पणी करेंगे नीता जी, इससे पहले कि हम देख लें। मुद्दे का तो कांग्रेस भी सलाम कर रही है, और उसकी नीति गृति में बात हो रही है, जुडिशरी को। लेकिन और एक बात शांति एक बात मैं कहूँ जी, नीता जी से बहुत देर से इंतजार करें। मैं कहना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचार को लेके इतना आक्रोश है जनता में, पानी निकल गया है। कल रामदेव थे, आज अन्ना है, अगर ठप भी कर देंगे मूवमेंट को, कल कोई और होगा। अगर टाइम आएगा बटन दबाने का, ये जनता दिखाएगी, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं कहूंगी कि अगस्त 16 की डेडलाइन अनरियलिस्टिक है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, एक प्रक्रिया है। तो ये कई अवधारणा लोगों में बन रही है, क्या अन्ना हजारे सरकार की उस कनपट्टी पर बंदूक रख रहे हैं? अन्ना जी, ऐसा कम से कम 2 वरिष्ठ पत्रकार यहां बार बार ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सरकार की कनपट्टी पर दुनाली रख के कह रहे हैं कि करो या मरो। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो 16 अगस्त की डेडलाइन दी है, एक तरह से सरकार को बंदूक रख के कह दिया कि 16 अगस्त से नहीं होगा। तो ये हम अहिंसा के मार्ग से चलने वाले लोग हैं, ये बंदूक की बात हम नहीं करते। अहिंसा के मार्ग से ही सरकार से ये मुकाबला होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन जी, भारत में ये जो आंदोलन चल रहा, इसके बारे में अमेरिका के चीफ जस्टिस उन्होंने परसों अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो अपनी सरकार है या पार्लियामेंट है, उससे जनता बड़ी है,
अमेरिका के चीफ जस्टिस। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अन्ना जी। हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है पीपल सॉवरेन, इसमें क्या बहस है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता के आगे सब नतमस्तक है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा विनोद जी, राशि जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वापस आके जनता जनार्दन से भी एक आध सवाल, एक छोटा सा। तो ब्रेक से पहले हमने ये सवाल उठाया था कि क्या वाकई में सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। राशि जी, क्या सरकार की नीयत पाक साफ है? क्योंकि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो रामदेव से लेकर अन्ना हजारे तक हर किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं इस बहस को बीजेपी की बहस नहीं बनाना चाहता, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि बाबा रामदेव विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के हाथों में खेलते रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद है कि वो नागपुर गए, वहां पे जाके तमाम मशवरे हिंदुस्तान में है, कोई पाकिस्तान में नहीं लिया। कहने दीजिए, वहां पे जाके तमाम प्लानिंग की। रितंबरा उनके डाइस पर गई। रामदेव जी के बारे में तो आपकी राय क्या है? ये बताइए कि जो सीडी प्रकरण हुआ था जी, शांति भूषण जी के लिए सीडी प्रकरण हुआ था, अन्ना हजारे के ऊपर इनकम टैक्स की जांच होती है, ये क्या है? देखिए, इसका मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन अन्ना जी से मैं ये जरूर कहूंगा कि अन्ना जी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। हमें तकलीफ हुई, क्या प्रॉब्लम है? एक ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने हजारों लोगों को, अफजल गुरु की तारीफ नहीं की थी। हजारों लोगों, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को नहीं तारीफ की थी। अन्ना जी, उसकी आपने तारीफ की। इनके ध्यान में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े वो सांप्रदायिक, जो व्यक्ति काले धन के खिलाफ लड़े वो सांप्रदायिक, अन्ना जी, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, अन्ना जी को तो बोलने दीजिए, वो धर्मनिरपेक्ष। अगर इनकी संसद है अभी, अन्ना जी, तो हम ऐसे धर्मनिरपेक्षता जो काले धन के एक बात तो माननी अंदर में पड़ेगी। घूम रही है उसको जला देना चाहते हैं। जिस प्रकार ज्वाइंट कमेटी बनी, जी, ज्वाइंट कमेटी बनने के बाद जब सरकार के तरफ से कुछ लोगों ने शांति भूषण पर सीडी का आरोप लगाया, प्रशांत भूषण पर सीडी का आरोप लगाया, उनके ऊपर जमीन की बात कही है, हेगड़े साहब पर आरोप लगा जी, लेकिन वास्तव ये सच नहीं था ना, आरोप लगाया गया। हेगड़े साहब पर आरोप लगाया, अरविंद जी और हमारे पीछे लोग छोड़े संपत्ति चेक करने के लिए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सच है। और नरेंद्र मोदी की तारीफ की जो बात कही जा रही है उसके लिए क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी के तारीफ की जो बात कही जा रही है, आपने उनकी तारीफ कर दी, बहुत लोगों को नागवारा गुजरा है। नहीं, तारीफ कहाँ की थी? प्रेस वालों ने पूछा कि उनका रूरल डेवलपमेंट का काम चल रहा है और नीतीश कुमार का चल रहा है, इसमें क्या है? मतलब मैं कहा कि दोनों भी अच्छे काम कर रहे हैं, बस तारीफ कहाँ किया। लेकिन अन्ना जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, राशि जी, मैं आपसे यही तो दरियाफ्त कर रहा हूं कि एक आदमी मुमकिन है विकास का अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन विकास तो तब काम आएगा जब आदमी जिंदा रहेगा। जब वो काम कराएगा तो विकास कहां काम आएगा? ऐसा है क्या करेगा? शायद आप अपनी पार्टी में नहीं देखते, आपके मुख्यमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, इसलिए इनकी चिंता है वहां। नरेंद्र मोदी की तारीफ खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी की थी। ये बात अलग है कि उन्होंने उसे वापस ले लिया था। बहरहाल हम इस चर्चा को यही खत्म कर रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बात यहीं पर आकर खत्म होती है कि हर कोई अपनी अपनी बात पर टिका है। अन्ना हजारे आखिरकार अपने अल्टीमेटम पर टिके हैं और ऐसा लगता है कि कम से कम सरकार फिलहाल उनकी आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लगता है कि जनता को अभी भी सरकार ऊपर नहीं मानती।